जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि क्या ब्रिक्स भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है और क्या ब्रिक्स पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। तो देखिए, ब्रिक्स के पास भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने की क्षमता हो सकती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। ब्रिक्स की एक बड़ी खासियत यह है कि यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और एफिशिएंट है। यूएन में अक्सर बड़े निर्णय लेने में काफी समय लग जाता है क्योंकि वहाँ कई लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और वीटो पावर्स जैसी बाधाएं हैं। लेकिन ब्रिक्स में शामिल देशों के पास अपनी नीतियों को तेजी से लागू करने का लचीलापन है क्योंकि ये सभी देश समान हितों को साझा करते हैं। हालांकि ब्रिक्स पूरी तरह से यूएन की जगह नहीं लेगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण मामलों में इसकी भूमिका बड़ी हो सकती है। आप लोग कई बार हमसे पूछ चुके हैं कि क्या यूएन की पुरानी व्यवस्था खत्म होने वाली है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूएन की दिक्कत समझनी होगी। यूएन में खासकर सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल कुछ ही देशों को परमानेंट मेंबर्स के रूप में वीटो पावर मिला हुआ है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। ये पुरानी व्यवस्था है और बदलते वैश्विक परिदृश्य का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करती। इन पांचों के दिमाग में आज भी कोल्ड वॉर का टशन झलकता है, जिसके कारण ये बिना मतलब युद्ध लड़ते हैं और पूरी दुनिया को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिससे अब बाहर निकलना होगा। दूसरी बात यह है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकसित होते देशों की आवाज यूएन में उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहीं ब्रिक्स में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। भारत और ब्राजील जैसी उभरती शक्तियों को आज भी यूनाइटेड नेशन बेहद हल्के में लेता है, जबकि ये दोनों वैश्विक सत्ता का समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। भारत और ब्राजील जैसी उभरती हुई शक्तियों को यूएन के ढांचे में एक सीमित भूमिका दी गई है, लेकिन ब्रिक्स के जरिए ये देश वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। अगर भविष्य में ब्रिक्स का विस्तार और अधिक देशों को शामिल करके किया जाता है तो यह संयुक्त राष्ट्र की तरह एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाला संगठन बन सकता है, जहां वो सभी देश जुड़ते चले जाएंगे जिन्हें यूनाइटेड नेशन में उनका हक नहीं मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है, क्या ब्रिक्स विश्व बैंक और आईएमएफ को बेअसर कर देगा? क्या ब्रिक्स में ऐसी ताकत है? तो देखिए, ब्रिक्स के पास आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ताकत है और वो पूरी दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखता है। इसमें शामिल देश वैश्विक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इनके पास बड़े प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। अगर ये देश अपनी आर्थिक और वित्तीय ढांचे को और मजबूत करते हैं तो ब्रिक्स का आर्थिक प्रभाव इतना बढ़ सकता है कि ये यूएन से जुड़े वैश्विक संस्थानों जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक की भूमिका को चुनौती दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी आर्थिक शक्ति इतनी अधिक हो सकती है कि अगर ब्रिक्स सदस्य देशों ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और व्यापार सहयोग को और मजबूत किया तो ये यूएन के आर्थिक एजेंडे पर हावी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, आपका अगला सवाल था कि क्या अब यूएन का दौर खत्म हो रहा है? तो देखिए, हाल ही में जयशंकर साहब ने कहा था कि जब हमारे लिए G7 का दरवाजा बंद हो गया तब हमने ब्रिक्स का निर्माण किया। अब G7 हो या यूएनएससी, ये दोनों भारत के लिए अपना दरवाजा बंद कर चुके हैं। इसी कारण ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। यूएन एक समय में एक बेहद प्रभावशाली वैश्विक संगठन था, लेकिन आज इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों को लगता है कि यूएन की संरचना और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया पुरानी हो चुकी है और ये खुद में सुधार या बदलाव करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स एक नया वैश्विक शासन मॉडल पेश कर सकता है जो ज्यादा इंक्लूसिव हो और जिसमें सभी देशों की समस्याओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाए। ब्रिक्स देशों के पास अपनी वैश्विक नीतियां तेजी से बनाने और इंप्लीमेंट करने की क्षमता है, जो भविष्य में यूएन से ज्यादा रेलिवेंट साबित हो सकती है। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। देखिए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ये विश्व बैंक और आईएमएफ का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। अगर ब्रिक्स इस तरह के और संस्थान विकसित करता है तो ये वैश्विक शासन का एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकता है जो यूएन के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। ब्रिक्स ने अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और संसाधन दिए हैं जो आईएमएफ और विश्व बैंक की तुलना में ज्यादा लचीली शर्तों पर मिलते हैं। ये उन देशों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो पश्चिमी संस्थानों के कठोर नियमों से तंग आ चुके हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आप में से कई लोगों ने पूछा कि क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों की सत्ता का अंत कर देगा? तो देखिए, ब्रिक्स का प्रभाव न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बढ़ रहा है। चीन और रूस जैसे देशों का वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर ब्रिक्स भविष्य में और देशों को जोड़ता है तो ये एक बड़े राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है जो यूएन जैसे संस्थाओं की ताकत को चुनौती दे सकता है। यूएन की संरचना में आज भी पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, खासकर सुरक्षा परिषद में, जहां अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों का बड़ा प्रभाव है। ब्रिक्स पश्चिमी देशों के इस वर्चस्व को चुनौती दे सकता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ा सकता है, जहां निर्णय सिर्फ कुछ देशों द्वारा नहीं बल्कि कई शक्तियों द्वारा लिया जाता है। रूस और चीन पहले से ही यूएन के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से ये देश और अधिक देशों के साथ मिलकर वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है तो ये यूएन की तुलना में अधिक प्रभावशाली वैश्विक राजनीतिक संगठन बन सकता है। आपका अगला सवाल ये था कि क्या ब्रिक्स सचमुच में बन पाएगा विकासशील देशों की आवाज?
तो देखिए, यूएन का ध्यान अक्सर वैश्विक उत्तर के विकसित देशों पर रहता है। इसके विपरीत ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ब्रिक्स ने कई बार विकासशील देशों की ओर से वैश्विक मुद्दों पर मजबूत स्टैंड लिया है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और व्यापार असंतुलन। अगर ब्रिक्स इन मुद्दों पर और अधिक काम करता है तो ये उन देशों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है जो यूएन की संरचना से निराश हैं। लेकिन कई बार आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि क्या ब्रिक्स में रूस और चीन का प्रभाव तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और कहीं इससे ब्रिक्स में शामिल अन्य विकासशील देशों को तो खतरा नहीं होगा? आपका यह सवाल काफी महत्वपूर्ण और तर्कसंगत है। देखिए, ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना और उनकी चिंताओं को वैश्विक मंच पर उजागर करना है। लेकिन साथ ही रूस और चीन जैसे बड़े देशों का प्रभाव इस संगठन में बेहद मजबूत है। रूस और चीन ब्रिक्स में सबसे बड़े और शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत काफी मजबूत है, जिससे यह स्वाभाविक है कि ब्रिक्स के भीतर उनका दबदबा रहेगा। उदाहरण के लिए, चीन की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स के कुल आर्थिक आउटपुट का बड़ा हिस्सा है और चीन ने ब्रिक्स के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई और इस बैंक का मुख्यालय सांघाई चीन में है। यह दिखाता है कि चीन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत ब्रिक्स के भीतर कितनी प्रभावशाली है। वहीं रूस को ब्रिक्स में चीन के बाद सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, क्योंकि उसकी मजबूत जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक स्थिति है। साथ ही वो वैश्विक राजनीति और ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। रूस की ब्रिक्स में मौजूदगी न केवल आर्थिक ताकत बल्कि उसकी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में गहरी पकड़ के कारण भी है। ये सब जानते हुए भी मैं यही कहूंगा कि हाँ, रूस और चीन का ब्रिक्स में दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज नहीं बन सकता। ब्रिक्स का मकसद ही उन देशों को एक साथ लाना है जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक मंचों पर नहीं सुनी जाती। भले ही यहाँ बड़े देशों का प्रभाव हो, फिर भी ब्रिक्स विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। ये संगठन इन देशों को अपने विकास और आर्थिक मुद्दों को आगे बढ़ाने का मौका देता है और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी बढ़ सकता है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, ये एक सच्चाई है कि किसी भी बड़े संगठन में शक्तिशाली देशों का प्रभाव होता है। हालांकि ब्रिक्स का ढांचा ऐसा है कि ये केवल चीन और रूस के हितों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये अन्य विकासशील देशों को भी बराबरी से भागीदारी का मौका देता है। यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब भारत ने अपने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की, तो ब्रिक्स देशों ने इस प्रयास को समर्थन दिया। यह दर्शाता है कि भले ही रूस और चीन का प्रभाव हो, फिर भी अन्य देश अपने आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, जहां दुनिया के फैसले केवल कुछ ही विकसित देशों के हाथों में नहीं होंगे। जब G7 जैसे समूह केवल विकसित देशों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ब्रिक्स उन विकासशील देशों की आवाज को सामने लाता है जो वैश्विक राजनीति में उतने प्रभावशाली नहीं है। ब्रिक्स में वो क्षमता है कि वो भविष्य में यूएन की कुछ जिम्मेदारियों और भूमिका को अपने हाथों में ले सकता है। इसके पास आर्थिक ताकत, राजनीतिक प्रभाव और एक वैश्विक शासन मॉडल को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। हालांकि ब्रिक्स पूरी तरह से यूएन को नहीं बदल सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे चुनौती दे सकता है और कई मामलों में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। आप सभी नीचे कमेंट में अपने नए सवाल लिख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।